प्राइवेटाइज बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। बताओ कहाँ का था? 300 यूनिट फ्री होंगी। ये लहर समाजवादियों की है। क्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस सपा बसपा कोई कराएगा क्या? कौन करा रहा है? नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। यात्रा आज पहुंच चुकी है कन्नौज। जी हां, कन्नौज की अगर बात करें तो सम्राट हर्षवर्धन की और महाराज जो जयचंद थे उनकी राजधानी एक जमाने में होती थी। अब इत्र की राजधानी के नाम से कन्नौज जानी जाती है। तो इस बार कन्नौज किसके लिए खुशबू का इत्र बनाने वाली है? और जो लोग कह रहे थे कुछ लोगों को कि कन्नौज से हमें आजकल बदबू भी आ रही है, तो कन्नौज की जनता जो है किसको किस तरफ उसका पलड़ा भारी होने वाला है? क्योंकि अगर देखा जाए राजनीतिक समीकरण के हिसाब से तो एक मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग कि यह समाजवादी पार्टी का गढ़ होता था। उस गढ़ में क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार सेंधमारी करी थी वो जारी रहेगी या नहीं, उस पर बात करेंगे। आपको जनता का जो यहाँ के लोग हैं उनका मूड भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी जुबानी जंग चली। लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए यही कहती है कि अगर ये आए तो जंगल राज आ जाएगा, अगर ये आए तो माफिया राज आ जाएगा। अखिलेश यादव ने उस पर आज बयान दिया और कहा कि जिनको भी कानून तोड़ना हो वो हमें वोट ना दे, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो कानून व्यवस्था है। तो सबसे पहले अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर जो उठापटक मची हुई है वो जरा आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आइए जनता से भी मिलवाते हैं। जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। आज कह रहे हो कि घी देंगे। अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। आज कहते हैं कानून अच्छा करेंगे। अरे आज अच्छा तो हम कर ही चुके हैं। एक बार जरा आपको कन्नौज का नजारा दिखा देते हैं जहां हम खड़े हुए हैं। बहुत सारी जनता यहां पर हमारे बीच में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत टाइम्स ऑफ भारत पर। मेहमानों को बुलाने से पहले आज सारा दिन मैं जनता के बीच में रहा और उनसे समझने की कोशिश करी कि कन्नौज की जनता के मन में क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार समाजवादी पार्टी 2012 की बात करूं तो तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जबरदस्त राजनीतिक सेंधमारी करी और 2 सीटों पर जीत हासिल करी। अखिलेश यादव इस बार कन्नौज में अपनी मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अपना गढ़ बचाना है और बीजेपी को एक बार फिर से यहां पर कमल खिलाना है। तो जनता का मूड क्या है पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर हमारे मेहमान यहां जुड़ेंगे और उनसे शुरू करेंगे चर्चा कि कन्नौज में इत्र की खुशबू किस तरफ बह रही है। के लिए लेके जा रहे हैं, मम्मी के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए? लगता क्या होता है? से बनता देसी घी से। आज लोग कह रहे हैं कि सब बीजेपी बोलने वाले मिलेंगे क्योंकि बाकी सब तो अखिलेश भैया की रैली में चलेंगे। कमल जीतेगा 50,000 से। 60,000 से अगर लीड बने तो बात करना। साइकिल साइकिल। ऐतिहासिक शहर और इत्र की राजधानी से मशहूर कन्नौज में इस वक्त पहुंच चुके हैं। तीसरे चरण का यहां मतदान होना है। जाना जाता है कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी और जो अखिलेश यादव और उनका परिवार है मुलायम सिंह यादव के गढ़ के तौर पर क्या इत्र की जो खुशबू गली गली में यहां कन्नौज में आप जब जाएंगे तो आपको महसूस होती है, इस बार किसके लिए जादू चलाने वाली है? जनता से बात करेंगे, समझेंगे यहाँ के समीकरण और क्या जो इत्र व्यापारियों की कंफ्यूजन में जो रेड हुई थी उस रेड के बाद कुछ असर जमीन पर है या नहीं, ये भी आज जनता से समझेंगे।
मैं एक दुकान पे पहुंचा हूँ, पुरानी दुकान है आपकी। नाम क्या है सर आपका? निशीश तिवारी। निशीश जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी इत्र की? सर दुकान तो अभी मैंने सन 2000 में ही यहाँ पर ओपन करी है। वैसे मैं 4th जनरेशन हूँ इस काम में। तो ये बताइए कि सबसे सस्ता और सबसे महंगा इत्र कौन सा होता है? ये सर सबसे छोटी बॉटल होती है 3 ग्राम की। जी। अब ये मैं 40 रुपए से भरना स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा सिंथेटिक की। और अगर नेचुरल पे जाऊंगा तो 5000 रुपए तक की भर सकता हूँ। किसके लिए लेके जा रहे हैं, मम्मी के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए? ये अपने पिताजी के लिए, अपने लिए? जी। ईमानदारी से? ईमानदारी से। सोच लिया है किसको वोट डालने वाले हो? जस्ट सोच लिया है जी। क्या मुद्दे पे वोट डालोगे? इशू क्या होगा? रोजगार। रोजगार। कमाल का है, मतलब अगर आप यहाँ पर नहीं आके इसको महसूस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने सिर्फ सुना होगा कि इत्र इत्र क्या होता है। इतिहास और इत्र की जो नगरी है कन्नौज, उसमें एक और चीज़ बड़ी प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध चीज़ है वो जो आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बोर्ड देखिए, कलावती गट्टा भंडार। अब गट्टा क्या होता है? कहा यह जाता है कि पत्थर जैसा गट्टा होता है, मुंह में रखते ही बिल्कुल पानी की तरह, मतलब बिल्कुल घुल जाता है। तो आपको थोड़ा गट्टा ही बता देते हैं क्या है। 1923 से गट्टा है। गट्टा होता क्या है सर? हमारे जरा दर्शकों को बता दीजिए गट्टा होता क्या चीज़ है, क्योंकि बाकी तो इस सबको समझ में आएगा। ये गजक है, देखिए मूंगफली वाली। गट्टा क्या होता है? चीनी से बनता है, देसी घी से। चीनी और देसी घी से। आइए इसको गट्टा खा के देखा जाए। मैंने ऐसी चीज़ खाई नहीं है कभी, क्योंकि बहुत ही अलग है। 1923 में 1923 में सबसे पहले इन्हीं के नाम से बना था और इन्होंने ही लॉन्चिंग की थी इस चीज़ की। ये देख रहे हैं आप, इनकी ये चौथी पीढ़ी है। चुनाव का माहौल है, तो किसके मुंह में मिठाई, गट्टे का रस घुलने वाला? और आसिम अरुण जी के ही हाँ, अब की बार जिताएंगे हम लोग। पूरा सपोर्ट हम लोगों का है उन्हीं को। पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल। आज लोग कह रहे हैं कि सब बीजेपी बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब तो अखिलेश भैया की रैली में चलेंगे। ये कलावती गट्टा भंडार के बिल्कुल सामने ये क्या बाबा फ्रेग्रेंस के नीचे भाई साहब खड़े हैं। वो वहाँ कह रहे हैं कमल जीतेगा 50,000 से। 60,000 से अगर लीड बने तो बात करना। साइकिल का गुट खड़ा हुआ है। ये साइकिल गुट है। कमल खिलेगा भैया, कमल कमल खिलेगा। अरे देख लीजिएगा 15 साल बाद कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी। ये चुनाव के जो रंग देख रहे हैं ना आप, यही उतरने के लिए जमीन पर उतरते हैं। आमने सामने की दुकानें हैं और वहीं पर साइकिल, एक कह रहा है कमल जीतेगा 50,000 से, दूसरे कह रहे हैं 60,000 से साइकिल। अब जनता को तय करना है कि साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा। हम तो कन्नौज में थोड़े से और रंग आपको दिखा देते हैं, चलिए। अरे इसमें तो योगी जी भी बैठे हुए हैं इस वाली चाय की दुकान पे। भैया कहाँ से आए योगी जी? कहाँ से आए योगी जी? योगी जी आए वोटिंग ग्राउंड से। ये वोटिंग ग्राउंड से सभा करने आए थे। हाँ, सफाया करने आए सभा का। सभा करने आए थे योगी जी। हाँ। आप योगी जी को उठा के दुकान पे ले आए? बिल्कुल, मोदी जी के साथ। हाँ। ये कब के कब? अभी ये 5 साल पहले की है, ये अभी की है। अभी की है। हाँ। पक्के सपोर्टर हैं। पक्के। कन्नौज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ये पंपी भैया बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे। सुर्खियों में क्यों थे? क्योंकि इनके यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई। काफ़ी सारा उस पर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए, समाजवादी इत्र बनाने वाले पंपी भैया के घर से जो पैसा मिला है वो इलीगल पैसा है, अखिलेश यादव का पैसा है। अब इसका असर चुनाव पर कितना है समझते हैं थोड़ा जनता से। कम इतना असर लोग ज़रूर बता रहे हैं कि यहाँ पर इस रेड के बाद इत्र का दाम जो है वो कम हो गया। रेड हुआ था कुछ दिन पहले यहाँ पर, उसका कुछ चुनाव पे असर है क्या? नहीं, उसका चुनाव पे कोई असर नहीं। कोई लिंक नहीं। अब रिवेंज की वजह से ही ये रेट पड़ी है। बाकी क्या इसके पहले 5 साल इनके यहाँ रेट नहीं पड़ी, इन्होंने काला पैसा नहीं कमाया था। कन्नौज के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी। स्वर्गीय शीला दीक्षित तो दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही। आपको शायद ये बात जान के हैरानी होगी, वो कन्नौज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। जी हाँ, 1984 में शीला दीक्षित यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। उन्होंने उसके बाद राजीव गांधी की जो सरकार थी उसमें मंत्री भी बनी। उन्होंने अपने जो स्वर्गीय उनके पति थे विनोद दीक्षित, उनके याद में एक यहाँ पर अस्पताल भी बनवाया, और साथ ही साथ कई और जो कार्य उन्होंने करे उस वक्त, वो अभी भी कन्नौज में कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बात करेंगे।
लेकिन ये जो शीला दीक्षित के बारे में जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये आपको यही बताता है कि राजनीति कितनी बदल गई है। एक समय में जिस पार्टी का इतना वर्चस्व था कि शीला दीक्षित यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्नौज से बन के चुनी गई, आज देखिए इस काल चक्र, पॉलिटिक्स का चक्र कैसे घूमा है कि 1984 के बाद से जो वो एमपी बनी और फिर कैसे कैसे धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन होता गया, कांग्रेस गिरती चली गई और उसकी जगह जो यहां पर क्षेत्रीय दल था यानी कि समाजवादी पार्टी, उसने कितनी मजबूती से ली और कन्नौज को अपना गढ़ बनाया। चलिए, तो आपने देखा जनता का क्या मिजाज है कन्नौज में। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो हमारे मेहमान हैं, कहां गई मेहमानों की लिस्ट, ये रही मेहमानों की लिस्ट, उनका पहले तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त सुधीर लाल पाल सिंह साहब हैं, नेता हैं बीएसपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक नारायण मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शरद मिश्रा साहब हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और नवाब सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी से। जरा तालियां सबकी के लिए बना दीजिए। शुरुआत करता हूं मैं आपसे नवाब सिंह साहब। कन्नौज का किला कहते थे इसको अखिलेश यादव, बीजेपी ने जबरदस्त सेंधमारी कर दी, 3 में से 2 पिछली बार चली गई, इस बार कितनी बचेंगी? इस बार तीनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब बीजेपी पे जाऊंगा, वो कहेंगे तीनों बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। और यहाँ ग्राउंड की कल योगी जी आए थे, कन्नौज की जनता ने नकार दिया। आज की भीड़ देख लेते और कल की भीड़ देख लेते हैं, जनता फैसला करती है ना। एक बार देख चुके हैं, लोगों ने समझा अच्छा है, उसमें समोसे में मिर्चा भरे थे। योगी जी को देख चुके हैं, समोसे में मिर्चा बड़े थे, इस बार नहीं चलेगा। आपको नहीं पता है, कल योगी जी आए थे तो यही बोर्डिंग ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, और परसों मोदी जी आए थे तो जय श्री के नारों से पूरा ग्राउंड गूंज गया था। और आपके अखिलेश यादव जी आए हमारे प्रत्याशी के लिए क्या कहते हैं कि आप पुलिस से आए हैं और आपका नशा उतार देंगे। और मानपूर्णा की धरती पर 15 मिनट नहीं बोल पाए और भगदड़ मच गए और चुपचाप से भाई भाग गए। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद इतनी भीड़ आई थी, उसके बाद भी एक फोटो जो योगी जी ने ट्वीट करी, उसके ऊपर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, कहने देखो फर्जी भीड़ दिखा रहे हैं, फोटोशॉप करके कर। ओरिजिनल भीड़ थी, शायद मेरे लगता है कि लोग कैमरों में अपने कैद करके भूल गए और पिछली फोटो दिखा दी है। वो भूल गए या आईटी सेल वाले भूल गए? आपके लाखों की संख्या में भीड़ थी, लाखों की संख्या में। और मोदी और योगी उत्तर प्रदेश पूरे देश की ऐसी 2 शख्सियत हैं जिन्हीं के कारण उत्तर प्रदेश और पूरे देश में विकास संभव है। ये बात तो सही है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, वहां पर इनके एमएलए के नाम पे वोट मिले ना मिले, योगी और मोदी के नाम पर जरूर इनको वोट मिल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात अगर करूं भाई साहब, अच्छा ठीक है, वो आप लोगों को तय करना है, वो उस दिन तय कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या सर्वे होगा? जो कांग्रेस पार्टी में आज एक बड़ा हंगामा चल रहा है, प्रियंका गांधी पंजाब में गई हुई थी, वहां पर उन्होंने चन्नी साहब ने कह दिया ये यूपी वालों से नहीं चलेगा, और प्रियंका गांधी वहां ताली बजा रही थी, चुनाव यूपी में लड़ रही है। यूपी वालों से दिक्कत क्या है? नहीं, यूपी वालों से दिक्कत नहीं है, उसको मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। बयान है उनका। क्या बयान है? कि देखो उत्तर प्रदेश, पंजाब में यूपी और बिहार वाले भैया से नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, प्रियंका जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। चन्नी साहब ने कहा, वो साथ खड़ी हुई थी। चन्नी साहब ने कहा, हो सकता है कहा हो, ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन प्रियंका जी ने इस तरह का यूपी वालों के बिहार वालों कुछ नहीं कहा। मतलब ये बात आप भी मान चुके पंजाब जरूरी है, यूपी तो आप लोग कुछ आ नहीं रहे? नहीं, यूपी तो देश का दिल है, और प्रियंका जी ने यूपी के लिए ही महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाई, पहली बार युवाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र लाई। तो अगर उनकी निगाह में यूपी ना महत्वपूर्ण होता तो ये घोषणा पत्र क्यों लाती? वो तो पूर्ण यूपी है, पर चन्नी साहब ने जो कहा है उसका असर क्या पड़ने वाला है? फाइट में है या नहीं? बीएसपी का यहाँ पर किस तरफ का खेल है, बहुजन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कहने टक्कर में वो लोग हैं, बीएसपी किधर है? बहुजन समाजिक पार्टी के पास में 20% वोट उसका बेस वोट है, और प्लस जिस जाति को हम लोग टिकट देते हैं उसका वोट मिला करके हम लोग लड़ाई में हैं। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके बहन जी एक बार जीत गई, उसके बाद से नहीं चल पा रही। देखो ऐसा है, यहाँ पर कहीं भी हो, हमारा जो 20% वोट है, जो दलित वोट है, वो बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है, वो किसी के पास नहीं जाएगा। अच्छा। वो जो है हाथी में ही अपनी बटन दबाएगा। पर ऐसा 14 में, 19 में, 17 में तो नहीं हुआ। तो हमारा जो है 22% वोट रहा है, वो कहाँ से आया वोट?
आपका जो 22% वोट रहा उसके बाद काफी सारा वोट टूट के भी गया बीजेपी को, इसीलिए तो जीत। हमारे पास जो 22% वोट रहा और इसके बाद में जो है उस पे खेल जाएंगे और उस पे क्या आपसे इस बार हमारा और 8% वोट 30% बढ़ जाएगा। बिल्कुल 8%। 30% पे सरकार बन जाएगी कि ऐसा बीएसपी को भी लगता है, सबको कुछ भी लग सकता है, वो तो जनता को तय करना है, 10 मार्च को तय हो जाएगा। एक बड़ा मुद्दा जो निकल के आया कानून व्यवस्था का, आप लोग लगातार कहते हैं देखो भाई ये तो गुंडई की पार्टी है, मोदी जी भी कह रहे हैं माफिया की पार्टी है, योगी जी भी कह रहे हैं अगर हम डरा के वोट ले लेंगे। आप उत्तर प्रदेश को डराने का ही काम कर रहे हैं। मुगल सल्तनत का सपना देखने वाले मोहम्मद गोरी से प्रभावित अखिलेश यादव जी, वो अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश में मुगल सल्तनत का सपना देख रहे हैं, कुछ दिन पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्नौज के राजा जयचंद्र और हर्षवर्धन को गद्दार कहने वाले को ये कन्नौज की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो मुगल जो हमारे देश में थे, देश का इतिहास तो वो है ही, तो उनको निकाल दिया जाएगा। मोहम्मद गोरी ने, उनको याद रखना चाहिए जो देश के लिए कुछ करें, लेकिन मुगलों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने 1000 मंदिरों को तोड़ने का काम किया। देश को मुगलों ने देश के लिए कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं करा, किसी ने 2014 के बाद देश शुरू हुआ, लूटने का काम किया है। ठीक है जी, वो आपको कह रहे हैं कि देखिए ये तो कानून व्यवस्था जो है उसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव को इतना डर सता रहा है कि चुनाव ना हार जाए, उन्होंने आज कह दिया कि जो गुंडाई करेंगे हमें वोट ना दें, इस बार हम कानून व्यवस्था पे इस बार ध्यान देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, रामराज्य है, गुंडे सब प्रदेश के बाहर चले गए या जेल में चले गए। अब जो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जब गुंडे चले गए? जवाब तो बनता है इस पे, बुलडोजर चला देंगे, सबको अंदर कर देंगे, कोई माफिया नहीं, सबको रोज नाम लेके कहते हैं कि ऐसा राम राज्य आया। तो अब क्राइम जो होता है उसको कहां से होता है? समाजवादी पार्टी के लोग अपनी याददाश्त और दुरुस्त कर लें और जरा तथ्यों को पढ़ लें, तथ्यों को पढ़ लें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में देश का 1/3 क्राइम होता था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने उस क्राइम को 0 टॉलरेंस पे ला दिया है। एनसीआरबी का डेटा कहता है, एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी सरकारी है, एनसीआरबी में डेटा इकट्ठा होता है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2017 से कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। कौन झूठ बोल रहा है? एनसीआरबी 2017 जो एनसीआरबी का डाटा है, मेरे 19 का मैं 19 का डाटा आपको बताता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध, महिलाओं के मामलों में सबसे ज्यादा कम अपराध हुए और सबसे ज्यादा अपराधियों को सजा मिलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में 2012 से लेके 2016 तक जो भी आंकड़े थे वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में था। आज उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में 17 पायदान पर पहुंच गया है। बहुत सारे और आंकड़ों में, जैसे योगी जी ने कहा था कि केरला मत बनाइए, महाराष्ट्र मत बनाइए, बंगाल मत बनाइए, अब यही बनाते हैं, पर वो नहीं मानते हैं उसको। अब मैं ये बात जनता से भी थोड़ी पूछ लेते हैं। और सबके पास हाँ जी, आप तो पटका लिए खड़े हैं, आप तो ये क्राइम कम हो गया। अरे बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना कम हुआ, हर अपराधी की बिल्डिंग जो अपराध से बनी थी वो जमींदोज हो गई। उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह की क्यों नहीं हो पाई? धनंजय सिंह जो लोग ये आरोप, देखिए विरोधी आरोप लगाते हैं, आरोप बेबुनियाद है। मैं बताऊंगा साथ नहीं, जो आपके साथ नहीं वो हमारी सरकार ने आजम खान का किला ध्वस्त कर दिया, मुख्तार अंसारी जेल में है। आपकी सरकार ने और उनकी सरकार ने जो आप लोग के खिलाफ किया वो राजनीति, जो वो करे वो राजनीति, जो आप करें ठीक। हाँ भैया, योगी जी ने कहा था कि हम 5 साल में 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इनसे पूछो किस विभाग में 70 लाख लोगों को रोजगार दिया? लेते हैं जाके। हाँ जी बताइए, आप समाजवादी पार्टी से। मैं बताना चाहती हूँ, बीजेपी के झूठे प्रवक्ता से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि झूठा दावा करने वाले बताए कि महिला किस जगह पे सुरक्षित है। ये यूपी में रहता है। हाँ बहुत समाजवादी कानून जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कानून व्यवस्था अच्छी की है। क्या किसानों को 700 से ज्यादा शहीद हुए? कानून व्यवस्था अच्छी थी? कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, अगला मुद्दा आप पे आता है। अजय मिश्रा टेनी जी के जो पुत्र हैं उनको बेल मिल गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं करी, इस वजह से बेल मिल गया। देखिए,
बेल का विषय जब आता है तो माननीय न्यायालय के आदेश को सभी को सम्मान करना चाहिए। हम समाजवादी लोग नहीं हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट रीत और नीति है, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा और जो अपराध नहीं करेगा उसे कोई माई का लाल जेल भेज नहीं सकता। धनंजय सिंह इनामी है 25,000 का इनाम है, पुलिस लाइन के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां बुलडोजर क्यों रुक जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कहां पे? अरे जांच, आपने इनाम घोषित करा हुआ है, आपने इनाम घोषित करा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले बताओ वो क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं, पुलिस को दिखता नहीं है? वो हो सकता, कहां शुरू हुई कानून व्यवस्था? हो सकता है कि आप लोगों के कैमरे ने किसी दूसरे आदमी को कैद कर लिया। मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल IT सेल वाली बात कर रहे हो, दूसरे आदमी को। लखीमपुर खीरी वाला जो कांड था उसी को लेके कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। किसानों का जो मुद्दा है, प्रियंका गांधी कह रही है कि पैरवी इन्होंने ठीक से नहीं करी, अब कानून का मामला है उसमें सरकार क्या कर सकती है? देखिए, ये जवाब बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि कानून का मामला है। सब जानते हैं कि अगर ठीक से चार्जशीट नहीं लगी है, ठीक से पैरवी नहीं करी है तो जमानत हो गई। आज दूसरा सवाल मैं एक और पूछता हूँ, न्यायालय पे विश्वास नहीं है? नहीं, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, लेकिन क्या वजह है कि आज पुलवामा पे सवाल उठते हैं, जमानत तो आप ही उठाते हैं? ये सरकार की, वो तो राहुल गांधी ने उठाया था पुलवामा पे। जी, वो इसलिए है कि सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है सरकार की। और वो तो कहते हैं फौज पे आपको भरोसा नहीं, आपकी विश्वसनीयता कुछ नहीं। फौज को नहीं, इसके पहले भी तमाम लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक किसने सवाल उठाए? ये सरकार नहीं उठाए, किसी ने सवाल। अरे भैया तोड़ ताड़ दोगे, कुछ काम नहीं चलेगा, आ जाएंगे आपके पास। ये बताइए क्यों आपको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था, क्या न्यायालय पे आप लोगों का विश्वास नहीं है? टेनी साहब के लड़के को अगर जमानत मिली, वो अदालत ने दी है, सरकार क्या करे उसमें? हम वकील भी हैं, ये भी वकील हैं। जैसी चार्जशीट जाती है, जमानत चार्जशीट पे जो पुलिस लगाती है उसके आधार पे होती है। चार्जशीट तो सब गलम चुट्टा। पुलिस ने तो उनको मुख्य अभियुक्त बना दिया। किसको? टेनी साहब के लड़के को। ये तो चुनाव था, दिखावा किया था, चार्जशीट फर्जी लगाई बचाने के लिए, जनता को बहलाने के लिए। अरेस्ट करके अंदर कर देता, वो कानून व्यवस्था नहीं करे तो फिर फर्जी। आजम खां जी भैंस बकरियों की चोरी में 24 माह से जेल हैं, जमानत नहीं हो रही। 8 आदमियों के दिन दहाड़े हत्या की गई और उसके बाद जमानत लेते हैं। आजम आ रहा हूँ आराम से गिर जाओगे। ये बीजेपी वाले हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, लेकिन सर जो से बोलोगे तब भी आवाज जाएगी। सर जो बलात्कार हुआ हिंदू धर्म में, सर रात में मिट्टी नहीं जलाई जाती है, लेकिन मिट्टी का हाथरस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ये युवा, एक मिनट जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा लोग इतना चिल्ला रहे हैं, अगर ये चिल्लाते रहे तो 5 साल और निकल जाएंगे, कभी इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मुद्दा क्या है, जल्दी बताओ, मुद्दा बताओ आराम से। 30 रुपया का गौ TADA दे के गायों को पलवा रहे हैं, गौ हत्यारे हैं ये लोग, भाजपा के लोग। हाँ, ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत समर्थक सभी पार्टियों के हैं, पर सपा के समर्थक भारी मात्रा में इस समय है। सवाल सारे आपसे हो रहे हैं, युवाओं के रोजगार का क्या? युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6.5 लाख नौकरियों देने का काम किया हूं। मैं उसका डाटा आपको दिए देता हूं। भारतीय जनता पार्टी डाटा दीजिए, डाटा। भारतीय जनता पार्टी डाटा दीजिए, आपने कहा डाटा दिए। 1,43,000 पुलिस की नौकरियां तो बताओ। 1,43,000 योगी जी कह रहे हैं हमने 4.5 लाख दिए, 6.5 आपने बना दिए, 2 एक्स्ट्रा। और मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए ना, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। योगी जी सुनिए, पुलिस विभाग में 1,43,000 नौकरियां देने का काम किया है हमने। उच्च शिक्षा में 16,000 नौकरियां देने का काम किया है। माध्यमिक शिक्षा में हमने 17,000 नौकरियां देने का काम किया है। विद्युत के क्षेत्र में 6500 नौकरियां देने का काम किया है हमने। प्राथमिक शिक्षा में 1,27,000 नौकरियां देने का काम किया है। 6 लाख तब भी नहीं हुई। सुनिए, मैं आपको सुन लीजिए ना, गिनवानी पड़ेगी। 6.5 संविदा के क्षेत्र में 47 लाख नौकरियां देने का काम। 47,000 नौकरियां देने का काम। अब मेरा एक सवाल आपने बता, और मैं बता देता हूँ, चलिए बोल दीजिए, आप बोल। 6.5 लाख ठीक है, हो गए 6.5 लाख। मैंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2,74,000 नौकरियां देने का काम। योगी जी को क्यों नहीं बताया? कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे पता है। देख लीजिए। अब मैं बोलूं जी,
योगी जी को 4.5 लाख, आपने क्यों नहीं बताया कि 6.5 लाख है? योगी जी की सरकार में मुझे बता दूं, मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो योगी जी की सरकार ने जो सरकारी नौकरियों के आंकड़े दिए हैं। पर योगी जी की सरकार पे आरटीआई लगाई, पूछा कि पिछले 5 साल में कितनी सरकारियां नौकरी दी गई हैं, उन्होंने कहा कोई आंकड़ा नहीं है। मैं बताता हूँ आंकड़ा। आप सरकार हो? मैं सर देता हूँ आंकड़ा ना। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग बताते हैं, आप लोग कहते हैं आरटीआई पे सरकार कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार, आप लोग, अरे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कोई आंकड़ा नहीं है। फिर आपके प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग बताते हैं, कई चैनलों में, कई अखबारों में ये बात छापी गई है कि 6 लाख नौकरियों देने, 6.5 ऐड छापना और मेरा कहने में फर्क होता है भैया। मैं बता रहा हूँ, आप आरटीआई में सरकार आपको, आपके आंकड़े कहीं से ही बन जाएंगे हवा से उठ के। देखिए, ये अगर योगी जी की बात मान लें, 4.5 लाख रोजगार दिए, लेकिन उन्होंने वादा क्या किया 17 में था 40 लाख रोजगार देने का। बात बताइए, किसी को रोजगार दिया हो या ना दिया हो, कांग्रेस को तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कर दिया उन्होंने। देखिए, कांग्रेस के बेरोजगार अगर जिस दिन हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये आप जान लीजिए। ये लोग योगी जी के बाहर करने से नहीं बाहर होगा। ये योगी जी के समाजवादी पार्टी के पुराने साथी बता रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 6.5 लाख रोजगार दिए हैं। आप कह रहे हैं, अरे सुन तो ले उनकी बात, 6.5 लाख रोजगार दिए हैं सरकार ने, आप क्या देंगे? अरे इन्हें 6.5 2 लाख नहीं दे पाए, ये नरेगा को रोजगार बताते, शर्म आनी चाहिए। जिस नौजवान ने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता, मास्टर, नरेगा में फावड़ा चलवा दिया, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आप क्या देंगे? हम 20 लाख रोजगार देंगे। पिछली बार कितने दिए थे? 10 लाख। कुछ भी बोल देंगे, चुनाव है तो कुछ भी बोल देंगे। 20 लाख करवा लीजिए, कुछ भी आंकड़ा ना उनके पास ना आपके पास, हवा में खेल चल रहा है। मेरा सवाल ये बीजेपी के प्रवक्ता से है कि 5 साल में कन्नौज में एक भी कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। पूछ लूंगा भैया, ठटिया मंडी बंद पड़ी है, ठटिया किसानों की बाजार, किसान बाजार भी बंद पड़ी है। बीजेपी एक काम बताए, एक काम 5 साल में एक काम बताए कोई। हम भारतीय जनता वालों से ये पूछना चाहते हैं कि जो ये प्रत्याशी लाए हैं, जो रस्सी को सांप बनाते हैं, इनकी खुद की बीबियां पे विश्वास नहीं करते, तो जनता कैसे? जनता कह रहे हैं कि भैया एक काम गिनाइए जो कन्नौज में हुआ हो, आराम से। देखो, अगर मोहन इधर आओ, अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो मैं बंद करवा दूंगा, अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो मैं बंद करवा दूंगा, अगर शोर मचाएंगे तो मैं बंद करवा दूंगा, मैं बंद करवा दूंगा। शांति 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 शांति। उत्तेजित जनता है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं बताता हूँ कितना काम किया कन्नौज के लिए। जिन भाई से आपने सवाल लिया, जरा उनको सामने बुला लीजिए, मैं गिना देता हूँ। आप बता दीजिए। चलिए गिनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कन्नौज में 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक डायलिसिस यूनिट चालू कराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिटी स्कैन मशीन लगाने का काम किया है। सुन लीजिए, मैं काम वो एक काम पूछे तो मैं 10 काम बता देता हूँ। आपने एक सवाल पूछा कि क्या काम करा है, कह रहे हैं ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए, डायलिसिस यूनिट लगा दिया, काम तो वही कर रहे हैं। आपके टाइम में तो होता नहीं था। पैरा मेडिकल 1000 करोड़ रुपए बना खड़ा, ये शुरू नहीं करा पाए। कैंसर अस्पताल बना, ये शुरू नहीं करा पाए। हृदय संस्थान बड़ा, ये शुरू नहीं करा पाए। सांस्कृतिक लान बच्चों का बना खड़ा, ये शुरू नहीं करा पाए। इत्र परफ्यूम पार्क ये शुरू नहीं करा पाए। तो ये सब आपके पास भी तो समय था। अरे तैयार खड़े हैं। 5 साहब बिल्डिंग देखिए जाके, हजारों करोड़ रुपया जनता का लगा है। ये जनता जरा आपको दिखा दे, उत्साह से भरपूर जनता है। भाई साहब, हाँ बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा है? मेरा सवाल नवाब भाई साहब से है कि ये लोग समाजवादी लोग कहते हैं कि हम हिंदू का साथ देते हैं, लेकिन जो कैराना में इन्होंने नाहिद हसन को टिकट दी है तो वो एक अपराधी, ये लोग कहते हैं हम अपराधियों के साथ नहीं है, तो उसका क्या मतलब? बीजेपी में अपराधियों को नहीं मिला टिकट? बीजेपी कहाँ मिला बताइए? कहाँ मिला? यहाँ मैं कन्नौज की बात बताऊं कि जब कोविड हुआ, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया। मैं कन्नौज की बात बताऊं, जब कोविड हुआ था, यहाँ के जो सपा के विधायक हैं 3 या 4 साल से लगातार हैं, तो वो कब जनता के बीच गए, कब नहीं गए?
कोविड के टाइम में आपके सांसद नदारत थे, जनता के बीच में नहीं गए। आप लोग बात करते हैं अखिलेश यादव हिंदुओं की और टिकट देते हैं नाहिद हसन को। ये इन्होंने तमाम अपराधियों, आप 326 में 130 विधायक दागी हैं, ये तो करते हैं। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा जो दागी हैं वो आपकी पार्टी से हैं। आंकड़े बता रहा हूं, 51% ऐसे लोग हैं जो आप ही की पार्टी के हैं तीसरे चरण के उम्मीदवारों में जो दागी हैं। हम समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जब जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो मुकदमे कराते हैं। जमीन कब्जाने के, जमीन नहीं, हत्या के प्रयास के। अरे इनसे पूछो ब्लॉक प्रमुखी में कौन हत्या का प्रयास हुआ? इन्होंने मुकदमे 10,000 एक दिन में करा दिए। वो कहते हैं कि हमारे पे राजनीतिक मुकदमे होते हैं। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने वाले अखिलेश यादव जी नाहिद हसन को टिकट दिया जो जेल में है, और इनके एक विधायक रफीक अंसारी ये बताते हमने मुकदमे लिखा दिए। 2017 में उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया, 2012 में मुकदमा लिखाया है। बीजेपी में नहीं है, बीजेपी सरकार में उसके ऊपर मुकदमे नहीं लगे, और कहता है कि हिंदू गर्दी उतार देंगे। ये ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता है, विकास के काम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको भी पोलराइज कर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 86 लाख किसानों को 36,000 राजा सिंह को जानते हैं, देने का काम किया है। राजा सिंह को जानते हैं, आप सुन लीजिए। राजा सिंह को, मेरी दलितों की बात, राजा सिंह को, मेरी बात सुनिए। राजा सिंह, अभी मेरी बहन राजा सिंह को जानते हैं, राजा सिंह को जानते हैं। मैंने आप उससे राजा सिंह को जानते हैं जी, कौन है? रुक जाइए भैया, अब भाई इनको एक आप बताइए, राजा सिंह को जानते? अरे यार, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। राजा सिंह को जानते हो? जी नहीं, मैं जानता हूँ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद में एक जगह है, वहाँ के एमएलए हैं। जी जी जी, कह रहे हैं जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, धमकी से वोट लेंगे। देखिए, जो लोग धमकी से, सुनिए, जो लोग जो वोट नहीं देगा उस पे बुलडोजर, उनके कहने का तात्पर्य लगता आप समझ नहीं पाए। जो गुंडागर्दी करेगा, जो डाका डालेगा, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, योगी जी बुलडोजर चलवा देंगे। जो गरीबों का मकान तकेगा, जो गरीबों को कांवड़ यात्रा को रोकेगा, जो मंत्रियों पे घंटी बजाने से रोकेगा, आप समझ लीजिए। इसके बदले में आप अजान तो नहीं रुकवाएंगे? नहीं, हम अजान रुकवाने की बात नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, आपके अखिलेश यादव जी कन्नौज के नहीं है, आपके हैं। आपके अखिलेश यादव जी कन्नौज के एक हिंदू राजा को गद्दार कह गए। कन्नौज वो राजा जिसका कार्यकाल सूर्य अस्त तक चलता था, समझिए। ठीक है, आप पीछे ही ले जाएंगे। हाँ, देखिए, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की बात करते हैं तो लगता है उनका नाम ही बुलडोजर बाबा हो जाना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले तो बुलडोजर चलाया अपनी गौ माता के ऊपर, जिनको वो गौ माता कहते हैं। छुट्टा मैं आता हूँ। नारे नहीं। अरे रुक जाइए बाबूजी, उनसे पूछ लें। बोलो। हाँ बताओ। अभी मैडम का कुछ देर पहले कहना ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या मैडम वो स्टेटमेंट भूल गई अपने घर के मुखिया से? माननीय मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था कि बस से गलती हो जाती है। लड़कों से पूछ लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी तो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। कौन कहता है? झूठे बताएंगे। रैली में कहा मुलायम सिंह? उन्नाव की घटना देखिए, हाथरस की घटना। उन्नाव में एक और घटना हुई जहां पे एक पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री के घर से एक लड़की की लाश मिली। मैं दिखाऊंगा। अब बीजेपी में है वो बीजेपी में है। वो तो दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र के ऊपर, उनके पुत्री बीजेपी में। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। रुक जाओ भैया, सब पे आएंगे। सब आपसे बात हो चुकी, हमसे। हाँ, हेलो, देखिए, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए समय चाहता हूं, और सबसे प्रार्थना है कि इसके बीच लीजिए, बाबूजी की बात सुन लीजिए। देखिए, याद आप मैडम रुक जाइए 1 मिनट, बुजुर्ग बोल रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। आप सभी लोग याद रखें, जब हो रहे थे खून से दंगों में स्नान, देखिए इंसानियत के मंच पे बैठे थे शैतान, देखिए कानून तो निर्बल और गरीबों के लिए था, बेईमान बने बैठे थे श्रीमान, देखिए। बहुत बड़ी बात 2013 के दंगों की आंच ऐसा लगता है आपका पीछा छोड़ती नहीं है। बार बार लोगों को वो भी याद दिला देते हैं और जनता भी याद कर लेती है।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, वही चोर वही डोली के साथ। तो 13 के दंगों में जो भी कुछ हुआ उसके बाद जो आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, आजम खान के ऊपर आरोप लगे कि वो फोन करके लोगों को छुड़वा रहे थे। कोई नहीं छुड़वा रहा था, ये स्वयं दंगे कराते हैं। ये पहले जब दुर्गा माता की यात्रा चलती थी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू पी के हुड़दंग काटते थे। अब इनकी सरकार हो गई, ये दुर्गा माता के भक्त अपने घर में क्यों बैठते, क्यों नहीं निकलते? अरे भैया पूछ तो लिया उनसे, सारा आप ही बता देंगे। 2013 की बार बार याद दिलानी क्यों पड़ती है? अगर इतना विकास हुआ, इतना अच्छा काम किया, तो फिर वापस वहां ले जाने का क्या मतलब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को महसूस करना चाहती है, क्योंकि समाजवादी सरकार में कम से कम 8 से, आंकड़ों के हिसाब से 8 से दंगे हुए। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में किसी के माई के लाल की ताकत नहीं हुई कि एक भी दंगा करा के देख दे। और मैं बताना चाहता हूँ 10 मार्च के बाद ये जो लाल टोपी वाले हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? यहाँ पे रहते नहीं है क्या? नहीं, अगर आपको वोट नहीं देंगे तो सीमा छोड़ के भाग जाए। जो लाल टोपी वाले जो गुंडई करने का काम कर रहे हैं, जिनका ये नारा था कि जो खाली प्लाट हमारा था, वो लोग उत्तर प्रदेश की, वो लाल टोपी वाले भी यही रहेंगे। वोटर है, मतदाता ही है ना? सब ठीक है। ये यहाँ पे जो इतना हंगामा आप देख रहे हैं, सब बीजेपी और सपा वाले हैं। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी शांति वाली, हम शांतिवादी हैं, हम साथ कह रहे हैं बहन जी को तो देख रही हैं कि किसके साथ जाना पड़ेगा। नहीं, बहन जी को सरकार बनाएंगी अकेले दम पर, आप देख बनाएंगे। बताओ। मैं किसान हूँ, रजगीर गांव से आया हूँ, और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी ने 5 साल पहले कुछ बोला था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। वो कब आएंगे? ये बीजेपी के बताया था। 2022 में मोदी जी ने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी, हुई तो है नहीं। आपने आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े में आज आज आप देख लीजिए कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, किसानों की आमदनी दुगनी, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। आप आंकड़े देख लीजिए किसानों की। ये किसान नहीं है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। यार सवाल पूछो तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ, किसानों को 36,000 करोड़ रुपए माफ करने का काम भारतीय, और जो किसान वहाँ पर साल भर तक बैठे रहे, वो देखिए किसानों, शायद वो किसान लोगों के बहकावे में आ गए, लेकिन जो मोदी जी ने अपने संस्मरण में अपने एजेंडे में ये बात कही थी, क्या कहा था कि वो दिन हो सकता है लोग बहकावे में आकर आज कानून स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय बहकावे में आए हुए लोगों के लिए आपने कानून वापस ले लिया। इसी कानून को मानेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कानून वापस आए, किसी को कष्ट हो। हम वापस हम नहीं चाहते, मेरे लिए पूरे देश की जनता एक समान है, इसलिए हम नहीं चाहते। कानून वापस आएगा क्या? इनकी क्या बात कर? कानून वापस आएगा क्या? जी, कानून वापस आएगा। देखिए, मैं जनता की सहमति से और जनता के मतों के साथ इस कानून, पहले क्यों नहीं करा जनता की सहमति? हमने जनता की सहमति लिया, लोगों ने बहकाने का काम किया, क्योंकि चुनावी साल किसानों पे आप राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं वो बहके हुए किसान थे। 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार ने किसानों की आय 2022 में दुगनी करने के बजाय उनकी लागत दुगनी कर दी। लागत दुगनी हो गई है। आलू का क्षेत्र है, बहुत आलू होता है यहाँ पे। क्या क्या काम किए समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि आपका तो गढ़ है, किसानों की बात करते हैं। समाजवादी नीदरलैंड से यहाँ वैज्ञानिकों को बुलाया गया, यहाँ की जो मिट्टी चेक कराई थी, वो आलू जो है गुणवत्ता के आधार पर ठीक नहीं था, उस पर काम चल रहा था, सरकार बदल गई। लेकिन मोदी जी 2017 में वादा कर गए थे कि हम चिप्स फैक्ट्री लगाएंगे, इस बार आए क्यों नहीं किसानों पे बोले? कहाँ गई चिप्स फैक्ट्री? चिप्स फैक्ट्री नहीं लगाई भैया। जी। आपको ये नहीं पता है, ये समाजवादी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं और अपना मन मस्ती को दिमाग खो बैठे। चिप्स फैक्ट्री लग गई है। इस वादे को अखिलेश यादव जी ने 2012 में अपनी सरकार बनते ही किया था, और उस वादे को पूरा नहीं किया, और जनता का वोट लेके उसको नेता जो है वो इसी पे खेलते हैं। उसने पूरा नहीं करा, उसने पूरा नहीं करा। हाँ बताओ, एक मिनट बताओ। सर ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। आज किसान के लिए खाद और DAP ये कहाँ पे पहुँची है? 7वें आसमान पे छू रही है, और उसमें से खाद 5 किलो कम कर दी। ठीक है, दाम और सर, ये भाजपा वाले लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये लोग नौकरी की बात क्यों नहीं करते? किसानों की बात क्यों नहीं करते? योगी जी का। हाँ सर, मेरा जवाब बीजेपी के कैंडिडेट से है। वो कहते हैं मैं अपनी जॉब छोड़कर जनता के लिए आया हूँ। अगर वो जनता के हित में काम ही करना चाहते हैं, जो उनका पद था, अगर उस पर रहकर भी वो जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा सवाल ये, 5 साल सरकार रही, हमारी 50 बीघा डूबी पड़ी, क्या कोई नेता बीजेपी का देख नहीं सकता?
हाँ पीछे समाजवादी सरकार में पेटीकोट घोटाला। मैं उन बहनों से अपनी पूछना चाहता हूं जो कह रही मैं अभी इस सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार में वो कितना सुरक्षित थी। ठीक है, हो गया। परिवार में तो एका है नहीं, जनता क्या करके बोली, सिपाही चाहता तो बाहर निकाल दिया आपने। भाई साहब एसपी सिंह बघेल अपने जो हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं, वो क्या हो गया। परिवार में आपके एका है नहीं, जनता को कहां आप एक साधने आ गए। वो कह रहे परिवार में एका है नहीं, शिवपाल को ले आए आप, उसकी पार्टी को छोड़ दिया आपने। इनके कितने मंत्री हमारे साथ, केशवदार मौर्य कौन है, सैनी साहब कौन है? केशव नहीं, स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सैनी साहब, दारा सिंह, फिर रोक लगा दी कि अब हम भगोड़ों को नहीं ले पाएंगे। असीम अरुण पर भी एक सवाल पूछा, कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़कर आया हूं जनता की सेवा करने के लिए। नौकरी करी भी जनता की सेवा के लिए थी, सेवा करनी जो नौकरी में रहते रहते भी कर सके, राजनीतिक रोटियां सेकने आए। देखिए आप समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति विधायक की बात, अगर रुतबे के लिए कोई विधायक यहाँ बनने, असीम अरुण जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी में अपनी नौकरी छोड़ कर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर क्यों आया? क्योंकि राष्ट्र की सेवा। ना लोग ये माने कि जब तक नौकरी में थे तब तक भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर रहे थे। कतई नहीं, ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आईपीएस अधिकारी नहीं है, और कोई भी आईपीएस अधिकारी किसी सरकार का नहीं होता है, लेकिन उनके मतलब में आया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की सेवा के लिए ओतप्रोत पार्टी है, क्यों ना इस पार्टी में चलकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए देश की सेवा की जाए, इसलिए उन्होंने। आ रहा हूँ, हाँ बताइए। हम ये कह रहे पूछो भाजपा सांप्रदायिक माहौल क्यों खराब करती है? सांप्रदायिक माहौल भाजपा खराब कर रही है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इन्हीं के सांसद ने दलित तहसीलदार को घर में घुस के मारा था। इनसे पूछिए कन्नौज की मंडी कब बनेगी? कन्नौज की मंडी कब बनेगी? कन्नौज की मंडी कंप्लीट है, शायद इनको तथ्यों की जानकारी नहीं, जमीन पर जाते नहीं है, यहाँ चिल्लाने के लिए चले आते हैं और शोर मचा, और बहुत जल्दी तैयार हो गई है। बोलिए सर, ये राष्ट्र धर्म की बात करते हैं कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए असीम जी भाजपा में आ गए, तो क्या भाजपा में रह के ही राष्ट्र की सेवा कर सकता है कोई? ऐसा उनको लगता है। यार तुम बहुत बार बोल चुके हो भाई, आईटी सेल तुम आईटी पे भी करते हो, यहाँ पे भी करते हो, आप बोल चुके, बताओ। आप बोल चुके। अरे हम ये पूछना चाहते हैं हर पार्टी से, अच्छा या फिर हम अखिलेश जी से, योगी जी से, हर पार्टी से ये पूछना चाहते हैं जो पूर्व एमएलसी, पूर्व सांसद, जितने भी सांसद पूर्व सांसद हो जाते हैं, इनको पेंशन। अरे हेलमेट वाले भाई साहब इधर आओ, इधर आ जाओ। वो भाई साहब हेलमेट पहने खड़े हैं, उनको इतनी भीड़ में लग रहा है कि सुरक्षित नहीं खड़े हुए। मैं अंत में, आपने कन्नौज की जनता जो देखी है, बहुत सारे सवाल हैं। अब तय जनता को करना है 20 तारीख को कि कौन सा कैंडिडेट के सवालों का जवाब दे सकता है। हम हर बार नेताजी को आपके सामने खड़े करते हैं और फिर जनता से कहते हैं कह दीजिए जो आपको कहना है। तो आज भी आपके लिए नेताजी हाजिर हैं, आप वो देखिए। मैं जरा जनता से थोड़ी और बात करके आता हूँ। बताइए। एक सवाल मेरा ये है, इनका नारा। हेलो, हाँ हेलो, जय श्री राम। भगवान से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो पहले ही भगवान लेते आएगा जब नतीजा तो अखबार देख लेना। आएगा जब नतीजा तो अखबार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चाहे कुछ भी तू कर ले जुगाड़ बाबा जी, और तुझको वापस भगाएंगे तेरे सांड बाबा जी। फ्री देना बंद करें, आप रोजगार दे दीजिए, फ्री तो हम ले ही लेंगे सब कुछ। और मैं समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहूंगा आने वाले भी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे। जय हिंद, जय श्री राम। आपके पास इलेक्शन तक आएंगे, हाथ फैलाएंगे कि आप हमें दीजिएगा। जीतने के बाद कोई नहीं आता, चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे योगी जी हमारे हों, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं आएगा। माननीय अखिलेश जी की सरकार में कभी भी गरीबों को कुछ लाभ नहीं मिला।
जैसा कि आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गरीबों को लाभ मिल रहा है। गुंडाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो माननीय अखिलेश जी के राज में चरम पर थी। आज कोई भी गुंडा जो है कोई हरकत करने की जरूरत नहीं करता है। आप अध्यक्ष, आप सोचिए कि किसी अच्छे नेता को अध्यक्ष के पद पे लाइए। आप लोग केवल एक परिवार बात करके आप लोग साफ हो रहे हो। ये पार्टी अखिलेश जी और योगी जी इसका फायदा उठा रहे हैं। योग रूपी योगी और साधन रूपी हमारे आदित्यनाथ जी आ गए हैं। तो आदित्यनाथ योगी और मोदी दोनों योग और साधना के रूप में हैं। जिस तरीके से योग और साधना की जरूरत हमारे जीवन के लिए होती है, उसी तरीके से हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए योगी और मोदी दोनों की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। बस यही है कमी है कि मान लो स्कूल खुल जाए, बच्चा घर में मान लो बहुत परेशान कर। लेकिन इनको थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा और शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में 60-70 हजार रुपए ले रही है, मतलब टीचर लोग जो ले रहे हैं उसके बच्चे कोई अधिकारी नहीं बन पाता, ना डीएम बन पाता, ना एसपी, ना कोई नौकरी लग पाती है। कमाओ इतना डीजल, पेट्रोल, सब हमारे लूट के भरदोग है। अरे तुम्हारे मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।